नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। और अपील है आपसे कि आप घर में रहें और कोरोना बंदी के बीच जो नियम है, निर्देश हैं, उसका पालन जरूर करें। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, सासाराम में कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत हो चुकी है। एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं सासाराम से, जहां कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत हो चुकी है। 70 साल के बुजुर्ग की मौत हुई है और पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी इस बुजुर्ग की। और बताया जा रहा है इस पूरी बात के पीछे कि पहले से सांस की समस्या से ये बुजुर्ग ग्रसित थे, जिनका नारायण मेडिकल कॉलेज जमुहार में इलाज चल रहा था, वहीं ये भर्ती थे और इनकी मौत हो चुकी है। तो सासाराम से बड़ी खबर, जहां कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत हुई है, 70 साल के बुजुर्ग की मौत हो चुकी है। और अजीत हमारे साथ फोन पर। अजीत, क्या जानकारियां मिल रही हैं? जी 70 वर्षीय में चेकअप के लिए लाया गया था, सामान्य चेकअप के लिए लाया गया था। चिकित्सकों ने जब इसमें उनमें कुछ सिम्टम पाया तो उन्हें डेहरी के जमुहार स्थित नारायण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भेजा, जहां जब उनकी जांच की गई तो उसमें कुछ लक्षण कोरोना के मिले। उसके बाद उनका सैंपल लिया गया और उस सैंपल को जांच के लिए भेजा गया। लेकिन आज जैसे ही उस रिपोर्ट आई और रिपोर्ट पॉजिटिव मिली, उसके बाद सनसनी फैल गई। बता दें कि इस दौरान मरीज जो है वो नारायण मेडिकल कॉलेज में ही इलाजरत थे, वहीं उन्होंने दम तोड़ दिया। और इसके साथ ही रोहतास जिला में कोरोना से मरने वाले की संख्या 1 हो गई है। ये पहली मौत है, क्योंकि मौत के बाद रिपोर्ट आई है, लेकिन रिपोर्ट पॉजिटिव है, इसलिए 1 मौत की पुष्टि है। और अभी उनका जो बॉडी है वो नारायण मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रखा गया है। और जो भी गाइडलाइन है, स्वास्थ्य विभाग के गाइडलाइन है, सरकार का गाइडलाइन है, उसके दिशा निर्देश के अनुसार ही उनका अंत परीक्षण। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत तमाम बातचीत के लिए। और अन्य खबरों की बात करेंगे, लेकिन अभी बात करेंगे आसमान से आई तबाही की। तो सिवान में आज अचानक बताया भी था कि जब गर्मी ज्यादा होगी उसके ठीक बाद बारिश होगी और इस तरह की गतिविधियां जो हैं मौसम की तरफ से चलती रहेंगी। तो आसमान से बरसे हैं ओले। सिवान से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। तो मौसम का बदला मिजाज, सिवान से ये आई तस्वीरें, जहां पर झमाझम बारिश हुई है, ओलावृष्टि हुई है, फसलों को नुकसान पहुंचा है। ज्यादा मायूसी किसानों के चेहरे पर है। हालांकि बीच बीच में जो तापमान में वृद्धि दर्ज की जा रही है, ऐसे में मौसम विभाग ने पहले से ही ये बता रखा था, कह रखा था कि ऐसे सिचुएशन आएंगे और मौसम का मिजाज बराबर बदलता रहेगा। तो आंधी के साथ जमकर बारिश हुई है। सिवान से ये खबर हम आपको दिखा रहे हैं, ओलावृष्टि हुई है और ऐसे में ओले गिरने से सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो फसलों को पहुंचा है। किसानों के चेहरे मायूस हैं। हालांकि उन लोगों के लिए बेहतर रहे जिन्हें गर्मी ज्यादा लगती है, उनके लिए मौसम बेहतर हुआ है, बारिश हुई है। और यही कुछ पटना में भी देखने को मिला। तेज हवा ने तबाही मचा दी। आलम यह था कि कई बैनर और पोस्टर हवा में उड़ते दिखाई दिए। तो राजधानी पटना की यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहां भी झमाझम बारिश से पहले जो आंधी है, तूफान है, वो नज़ारा देखने को मिला है। पहले जोरदार आंधी आई, फिर बारिश हुई और बैनर और पोस्टर जो सड़कों के किनारे लगे हुए थे वो आसमान में उड़ते दिखाई दिए। तो राजधानी पटना में भी मौसम ने अपना मिजाज बदला और लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन परेशानी यहां भी लोगों को झेलनी पड़ी। और पटना से हमारे साथ हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज जुड़े हुए हैं। आनंद, झमाझम बारिश हुई, आंधी आई, नुकसान भी हुआ क्या?
देखिए विवेक, नुकसान तो ज़बरदस्त हुआ है और नुकसान सबसे ज़्यादा हुआ है किसानों का। हम इस वक्त एक गांव में मौजूद हैं, एक ग्रामीण इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पे आप किसानों को देखिए, हमने सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर किसानों को बोला कि आप अलग अलग बैठिए, क्योंकि जैसे ही हमारे कैमरे को उन्होंने देखा, इन्हें ये उम्मीद जगी कि शायद इनकी बात सरकार तक पहुँच जाए। उसके पहले हम आपको तस्वीर दिखाते हैं। देखिए हमारे हाथ में गेहूँ की बाली है और ये गेहूँ की बाली की स्थिति क्या हो गई है बरसात में, आप देखिए इसमें सारा जो अन्न है वो धीरे धीरे करके टूटता जा रहा है। और अगर जैसे ही इस पोर्शन को हटाते हैं, जिसकी वजह से बारिश जो हुई आज सुबह में जैसे ही उठाए, पूरा भीगा भीगा है, यानी कि ये फसल बुरी तरीके से बर्बाद होते चली जा रही है। ये सिर्फ गेहूं की बात हम नहीं कर रहे हैं, कई सारे ऐसे किसान हैं जिन्होंने गेहूं की कटनी तो कर ली, लेकिन कटनी के बाद वो अपने जो खरिहन्ना बोला जाता है उससे नहीं ले जा पाए, बरसात की वजह से समस्या बढ़ गई। और कुछ ऐसी ही स्थिति है। देखिए विवेक, हम और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ऐसी स्थिति मसूरी और खेसारी जो दलहन होता है उसकी भी तस्वीर ऐसे ही है। देखिए खेतों में कैसे पड़े जो बरसात की वजह से ये पूरा सड़ गया है। ये जो हम आपको नीचे का पोर्शन दिखा रहे हैं, देखिए पूरी तरीके से ये गल चुका है और ये जो फसल है ये पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है। ये सिर्फ एक जगह की बात नहीं है विवेक, आनंद, जिनकी फसल लगी हुई थी, बर्बादी तो हम देख पा रहे हैं, उनकी भी जरा सुनते वो चाहते क्या है, क्या कहना चाहते हैं किसान। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है आपका? अखिलेश। अखिलेश जी, कभी सोचा था कि ये स्थिति हो जाएगा? नहीं सर। हाँ? नहीं सोचे थे कभी। तो खेती का क्या होगा? खेत का अब क्या होगा, गरीब आदमी मर रहा है ऐसे। कोई पूछना है सरकार की तरफ? नहीं। तो सरकार बोल रहा है कि इनपुट अनुदान और क्या क्या दे रहे हैं। नहीं मिला है अभी, नहीं, कुछ भी नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला है। देखिए कुछ और भी किसान हैं, उनसे भी इधर जान लेते हैं विवेक। क्या नाम है आपका? अरुण पासवान। अरुण जी, बताइए खेती क्या है इस बार? जी सर। क्या क्या लगाया था खेत में? खेत में चना लगाए थे, गेहूं था, खेसारी था। क्या हुआ? सब बर्बाद हो गया। पानी इतना ना आज से बेसमय पड़ा, इसके कारण सब बर्बाद हो गया। किसानों से बात कर रहे हैं और अगर उनकी स्थिति ये है तो बिहार के दूसरे इलाकों की स्थिति क्या होगी, ये जाना बिल्कुल इसको समझा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद हमसे बातचीत करने के लिए। तो सुपौल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आज दिन में रात का माहौल हो गया। घनघोर बादल छाने से सूरज पूरी तरह से ढक गया। तेज आंधी में कई जगहों पर घरों के छज्जे उड़ गए, पेड़ों की डालियां टूट गईं। बेमौसम आंधी और बारिश से किसानों को भारी नुकसान पहुंचा है। और जहानाबाद से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें, जहां तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश हुई है। बेमौसम हुई बारिश से जिले में तबाही मच गई। आम की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई और साथ ही बारिश से रबी की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। तो किसान ज्यादा मायूस हैं और किसानों पर इसका असर पड़ा है। बारिश के कारण दानापुर में टमाटर की फसल बर्बाद हो गई। किसानों का कहना है कि कोरोना के कारण पहले से ही फसल की बिक्री नहीं हो पा रही थी। अब बारिश ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। किसानों के सामने अब खाने पीने की समस्या आ खड़ी हुई है। बेतिया में भी मौसम का तूफानी प्रकोप दिखा। सुबह 10 बजे घनघोर बादल छा गए। बादल छाने से दिन में ही रात जैसा महसूस हो रहा था। धूल भरी आंधी चली, उसके बाद मूसलाधार बारिश हुई और यहां भी किसानों को भारी नुकसान पहुंचा है। रक्सौल से भी तस्वीरें आई हैं, जहां आंधी के साथ तेज बारिश हुई है और इस बारिश ने आम, गेहूं और मक्के की फसल को बर्बाद किया है। आज हुई बारिश ने किसानों की बची उम्मीदों को भी खत्म कर दिया। और रक्सौल के बाद हाजीपुर की तस्वीरें, जहां आंधी तूफान के कारण काफी नुकसान हुआ है। सड़क पर जलजमाव की स्थिति है। आज दोपहर में ही रात जैसा नजारा दिखा और आज की बारिश ने तंबाकू, सब्जी और मक्के की फसल को नष्ट कर दिया। तो आंधी तूफान, बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को नुकसान पहुंचा। किसानों को हुए इस नुकसान की भरपाई के लिए राज्य सरकार ऑनलाइन आवेदन ले रही है, लेकिन कई जगहों से शिकायतें आ रही हैं कि वेबसाइट और ऐप जो हैं खुल नहीं रहे। इस पर कृषि मंत्री का कहना है कि किसानों की समस्या को देखते हुए ऑनलाइन आवेदन की समय सीमा बढ़ाई जा सकती है। जो छूट गए थे मतलब मार्च वाले में जाकर के, और दूसरा हम दे रहे हैं मतलब आपको जो अप्रैल वाले में जो लॉस हुआ है उसका डेट हमारा 7 से लेकर 20 तारीख तक है। तो इस 7 आज तारीख है
के बावजूद भी किसी किसान को वंचित नहीं होने देंगे। हर हालत में जरूरत पड़ा तो हम रेट बढ़ाने का भी काम करेंगे, सबको जोड़ेंगे और संकट की घड़ी में सरकार किसानों के साथ खड़ी है और उनको कृषि इनपुट जो मिलता है हर हालत में उनको हम देने का काम करेंगे। आपको दिखाते हैं किस तरह आसमान में रेत का गुबार उठा, तूफान उठा और खून की तरह लाल हो गया। फिर क्या, लोग घबराकर भागने लगे। तस्वीरों को जरा देखिए। वेस्ट अफ्रीकी देश नाइजीरिया की ये राजधानी निमेह की है, जहां रेत का एक बेहद भीषण तूफान आया और पहली तस्वीर में रेत का तूफान है, दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और उसके बाद पूरा निमेह शहर लाल रंग से रंगा नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर लोगों ने इसकी वीडियो शेयर की है और इसमें नाइजर का आसमान लाल नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर लोग इसे किसी हॉलीवुड फिल्म का सीन बता रहे थे, तो ट्विटर पर कई लोगों ने इसे रेत की सुनामी भी कहा है। हालांकि वेस्ट अफ्रीकी देशों में इस तरह के तूफान आना सामान्य बात होती है, लेकिन इस तूफान से बनी रेत की दीवार की ऊंचाई और इसके बाद लाल रंग हुए आसमान को देखा जाए तो यह काफी डरावना था। उधर बिहार के बांका में हिंसक झड़प का वीडियो सामने आया है। यहां 2 गुटों में बमबाजी हुई है, 14 लोग जख्मी हुए हैं। बमबाजी के बाद घटनास्थल पर अधिकारी पहुंच गए, साथ ही मामले को शांत कराने की कोशिश भी हुई। दोनों पक्षों के खिलाफ मामला भी दर्ज कराया गया है। 2 पक्षों में झड़प की तस्वीरें बांका से, जहां बात नहीं हुई बल्कि पत्थर चले और पत्थर के आगे बात निकल गई तो बम भी चले। हालांकि बाद में पुलिस की टीम पहुंची और अधिकारियों की टीम पहुंची, समझाया गया और उसके बाद कई जो लोग हैं दोनों पक्षों के, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराई गई। मार्केट गेल छी ओकरा कोन चीज कहै हम एक 2 गाड़ी देलिए, मैं बस पूरा चैलेंज दिया लगले, सब लपटलिया के मियां से पहुंची गेले लाठी लेके, बस 4 बम मारलकै हमरा ओने दूर हम लगी गेलै। एक बम जे लागल मारलकै ना, जे हमरा कोची में लगले, बस झक झक झाड़े में खी तरह अन्हार हो गेलै। नहीं तो पूर्ण शराबबंदी वाले राज्य बिहार के सुपौल में जमीन शराब उगल रही है। चौंकिए मत, क्योंकि त्रिवेणीगंज में पुलिस ने जमीन खोदकर भारी मात्रा में देसी और विदेशी शराब जब्त की है। टोल प्लाजा के लक्ष्मीनिया प्लार के पास जमीन में शराब छिपाकर रखी गई थी और इसकी सूचना पुलिस को मिली और इसी बिना पर डीएसपी के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची। खुदाई शुरू हुई। पुलिस के होश उस वक्त फाख्ता हो गए जब जमीन से शराब की बोतलें निकलनी शुरू हो गईं। जैसे जैसे गड्ढा गहरा होता गया, शराब की बोतलें बढ़ती चली गईं। सूचना मिली थी कि टोल प्लाजा के पास लक्ष्मीनिया में गड्ढा खोदकर उसे बालू से ढक दिया गया। भारी पैमाने पर शराब मिलने की संभावना है। एसपी साहब के निर्देशन पर नया बालू से गड्ढा खोदकर ढका गया है। जब उसको खोदा गया तो आपके सामने अभी तो पूरा काउंटिंग नहीं हो पाया है। बियर भी है और शराब भी है विभिन्न कंपनियों का। और बड़ी खबर है भोजपुर जिले से, जहां कोइलवर में शराब की बिक्री का विरोध करने पर एक शख्स की हत्या का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि संतोष कुमार ने सोन नदी के तट पर सब्जी की खेती की थी। शराब माफिया उसके खेत में छुपकर शराब की बिक्री कर रहे थे। संतोष इसका लगातार विरोध कर रहा था और इसी विरोध के कारण शराब माफिया ने चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी। सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुट गई है। बार ट्वीट कर रहे हैं और सीएम नीतीश कुमार ने रेल मंत्री को पत्र क्यों लिखा। सुशील मोदी के इस ट्वीट को देखिए। सुशील कुमार मोदी ने लिखा है, जमालपुर रेलवे इंस्टीट्यूट को शिफ्ट करने की खबर भ्रामक। जी, सुशील मोदी ने अखबारों की कतरन को टैग करते हुए सुबह सुबह 2 ट्वीट किया और ये साफ करने की कोशिश की इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यानी कि इरमी को बिहार के जमालपुर से यूपी के लखनऊ शिफ्ट करने की बात गलत है। अब सवाल है, जब इरमी को बिहार से बाहर शिफ्ट करने का कोई फैसला नहीं हुआ तो फिर जेडीयू नेता और बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा क्यों बार बार ट्वीट कर रहे हैं। 6 मई से लेकर 7 मई सुबह 10 कौन सच? सुशील मोदी कह रहे हैं कि इरमी को शिफ्ट करने की खबर गलत है और संजय झा बार बार ट्वीट कर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं
कि इरमी को बिहार से बाहर ले जाने का फैसला हो चुका है और इसको रोकने के लिए नीतीश कुमार ने रेल मंत्री को पत्र लिख दिया है। भारत के रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल से टेलीफोन पर बातचीत की। उन्होंने कहा यह समाचार पूरी तौर पर भ्रामक है, बेबुनियाद है और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी इस संबंध में पत्र उनको प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि बंद करने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है, बल्कि बड़ौदा के अंदर रेलवे और ट्रांसपोर्ट विश्वविद्यालय जो है उसकी एक शाखा के रूप में, उसके कैंपस के रूप में याद आया। वैसे रेलवे बोर्ड ने एक पत्र जारी कर स्थिति को साफ कर दिया है। पत्र में लिखा है, भारतीय रेल के मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग संस्थान को जमालपुर से लखनऊ शिफ्ट किए जाने की खबरें पूरी तरह से निराधार हैं। संबंधित अधिकारियों और विभाग ने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया। लखनऊ में जो जमीन उत्तर पूर्व रेल की तरफ से चिन्हित की गई है वो IRSS और IRSME के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लिए है। मतलब साफ है कि इरमी को जमालपुर से शिफ्ट नहीं किया जा रहा, लेकिन फिर वही सवाल, इरमी को लेकर इतना बड़ा कंफ्यूजन कैसे पैदा हुआ? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इस साल से नए कोर्स शुरू करने की योजना पर काम हो रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, इरमी पर रेलवे की ओर से सफाई सामने आ गई है। जमालपुर से शिफ्ट करने की कोई योजना नहीं है। और तीसरी जो अहम बात है वो ये है कि रेलवे ने कहा है कि इरमी को शिफ्ट करने की कोई बात नहीं, बल्कि एक पढ़ाई की जो बात है, नए कोर्स की बात है, उसे शुरू करने की योजना है। तो इरमी पर रेलवे की ओर से सफाई सामने आई है। इस पर स्पष्ट किया है रेलवे ने साफ तौर पर कहा है कि जमालपुर से शिफ्ट करने की कोई योजना नहीं है और इरमी को शिफ्ट करने की कोई बात नहीं है, बल्कि नए पाठ्यक्रम यानी कि नए कोर्स शुरू करने की योजना पर बात चल रही है। योजना को अमली जामा पहनाया जाना है। तो ये सफाई काफी अहम है, क्योंकि सुशील कुमार मोदी ने यह स्पष्ट भी किया था कि ऐसी कोई बात नहीं है। इस पर लगातार वाद विवाद होता रहा। एक रिपोर्ट हमने अभी कुछ देर पहले आपको दिखाई, तो इसमें कई तरह के सवाल भी सामने आ रहे थे कि जब इरमी को शिफ्ट की कोई बात ही नहीं है तो फिर बिहार। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बाहरी राज्यों में फंसे बिहार के लोगों के आने का सिलसिला जारी है और आज बिहार में कुल 24 ट्रेन पहुंच रही हैं, जिनमें कई ट्रेन पहुंच भी चुकी हैं। और आज हम बिहार के 4 अलग अलग स्टेशनों पर पहुंचे। जो ट्रेन हैं उनकी तस्वीर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर मोतिहारी बापूधाम रेलवे स्टेशन की है, जहां कोटा से ट्रेन आई। दूसरी तस्वीर जो है छपरा से है, जहां सूरत से ट्रेन आई है। तीसरी तस्वीर गया से है, जहां तेलंगाना से बीबीनगर से ट्रेन पहुंची। वहीं चौथी तस्वीर बेगूसराय जिले के पूरे इंफॉर्मेशन लेने के बाद। कोरोना वॉरियर्स के बच्चों के लिए सीवी रमन ग्लोबल यूनिवर्सिटी ओडिशा ने 5 करोड़ की छात्रवृत्ति का ऐलान किया है। यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट संजीव कुमार राउत ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस बात का आइडिया यूनिवर्सिटी के हजारों छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों के दिल से निकला है। संजीव कुमार राउत ने कहा कि सीवी रमन ग्लोबल यूनिवर्सिटी कोरोना वॉरियर्स को सलाम करता है और हर उन लोगों का सम्मान भी करता है जो देश के लिए जान की बाजी तक लगा देते हैं। CB Raman Global University Odisha, we have decided to offer a scholarship of 5 crores to their children, those who like to study engineering and all other courses in our university. And today we all salute them, and they are the COVID warriors, and they have been respected like soldiers in the society today. And we are greatly honored to offer this scholarship to such brave people, those who are working hard to save the life of people of our country. कोरोना संकट और लॉकडाउन के कारण इस बार बुद्ध जयंती पर कोई कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया। बोधगया टेंपल मैनेजमेंट कमेटी के सदस्यों ने सादगी से बोधि वृक्ष के नीचे प्रार्थना की। आपको बताएं कि हर इस दिन विश्व के कई देशों के धर्मगुरु, लामा, श्रद्धालु और पर्यटक शामिल होते थे। इस मौके पर अंतर्राष्ट्रीय पीस मार्च का आयोजन होता था, लेकिन लॉकडाउन के कारण इस बार यह समारोह नहीं मनाया गया। कोविड-19 के पैंडेमिक हम लोग आज यहाँ सबको मंगल कामना करते हुए सबका मंगल हो।
और फिलहाल खबरों में बस इतना ही। आगे लगातार जारी हैं खबरें।